हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स के एक प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी गई है और प्रॉब्लम है अर्नफेस्ट थ्योरम। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी टाइम एग्जाम में 10 या 12 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि इस प्रॉब्लम को आज हम एमएससी लेवल के ऊपर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि अर्नफेस्ट थ्योरम का इंट्रोडक्शन क्या है। तो जो अर्नफेस्ट थ्योरम है ये एक टाइप का कोरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल है जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स को क्वांटम मैकेनिक्स से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, अब जोड़ती कैसे है, हम यहाँ पे कुछ क्लासिकल रिजल्ट लेके चलेंगे और उन क्लासिकल रिजल्ट को क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वेरीफाई करके देखेंगे। ठीक है, अब अर्नफेस्ट थ्योरम क्या बताती है अपने को, इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेके चलेंगे और उस एक्सपेक्टेशन वैल्यू की टाइम डिपेंडेंसी देखेंगे। ठीक है, और फिर हम क्लासिकल रिजल्ट को क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वेरीफाई करेंगे। तो अर्नफेस्ट थ्योरम की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन ये आएगी, अर्नफेस्ट थ्योरम टेल टाइम डिपेंडेंसी ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू। हमने शॉर्ट में इसको ऐसे लिख दिया एक्सपेक्टेशन वैल्यू को। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड प्रूव फंडामेंटल लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू है अपने पास, इसकी हमने क्या ली, टाइम डिपेंडेंसी ली, और जो क्लासिकल मैकेनिक्स के जो फंडामेंटल लॉ है उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर प्रूव करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। अब क्लासिकल मैकेनिक्स के फंडामेंटल लॉ कौन कौन से हैं वो भी बात कर लेते हैं। बेसिकली दो लॉ हम यहाँ पे प्रूव करके देखेंगे। जो फर्स्ट है, जैसे अपने पास मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी को हमने यहीं रखा, मास को उठा के उस तरफ लेके चले गए तो ये आ जाएगी। वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, dx/dt, और इक्वल में क्या बच गया, px/m। ठीक है, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंटम x डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये x डायरेक्शन में है। ठीक है, अब ये अपने पास एक क्लासिकल रिजल्ट है। अब इसको क्वांटम मैकेनिक्स में वेरीफाई कैसे करेंगे, ये जो अपने पास क्लासिकली है इसकी हम जैसे जो x है, x फॉर डिस्प्लेसमेंट, हम यहाँ पे इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेके चलेंगे। ठीक है, और उस एक्सपेक्टेशन वैल्यू की क्या हो जाएगी, ये d/dt, ये क्या हो जाएगी उसकी टाइम डिपेंडेंसी। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये x है, इसकी हमने ली एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और फिर करेंगे हम इसका टाइम डेरिवेटिव। ये इक्वल आना चाहिए किसके, जो p है मोमेंटम है इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू और डिवाइड बाय m, इसके इक्वल आना चाहिए। फर्स्ट लॉ ये है। और जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ क्या है अपने पास, जो dp/dt है। ठीक है, dp/dt मेनली अपने जनरली अपने पास जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये इक्वल होना चाहिए नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल, v फॉर पोटेंशियल, और इसका डेरिवेटिव कर रखा है हमने किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो मोमेंटम है इसकी भी हम क्या लेके चलेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेके चलेंगे। p की हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू ली। ठीक है, इसकी टाइम डिपेंडेंसी चेक करेंगे। टाइम डिपेंडेंसी बोले तो इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। ये किसके इक्वल आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए जो पोटेंशियल है उसका डेरिवेटिव लिया, नेगेटिव आएगा, dy बाई dx। ठीक है, तो ये सब हमें यहाँ पे प्रूव करके चलना है। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद इसके जो फंडामेंटल लॉ है, क्लासिकल के जो फंडामेंटल लॉ है, फिर उनको क्वांटम में प्रूव करना है, तो ये हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू वाला भी लिख देंगे। तो कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद ए वेलोसिटी v। हमने एक पार्टिकल लिया जिसका मास m है, v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है किसी भी फोर्स फील्ड के अंदर, और जब वो फोर्स फील्ड में मूव कर रहा है तो उसका जो पोटेंशियल है वो v है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अर्नफेस्ट थ्योरम अबो इक्वेशन कौन कौन सी है, एक तो अपने पास ये वाली इक्वेशन है, और जो दूसरी हम यहाँ पे लिख देते क्या आ जाएगी, dp/dt इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ सम स्केलर फंक्शन। ठीक है, और जो डेरिवेटिव यहाँ पे करें वो x के रिस्पेक्ट में करें, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अर्नफेस्ट थ्योरम अबो इक्वेशन आर इक्वली वैलिड इन क्वांटम मैकेनिक्स। जो हमने ऊपर जो इक्वेशन ली है ये क्वांटम मैकेनिक्स में भी ऐसे ही वैलिड होंगी जैसे कि ये क्लासिकल मैकेनिक्स में होगी। सिर्फ हमें यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे जो क्लासिकल वेरिएबल है उन क्लासिकल वेरिएबल को रिप्लेस करना है किससे, उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू से। ठीक है, तो ये सब आपको इसके जनरल इंट्रोडक्शन में और इसकी डेफिनेशन के अंदर लिखना है। अब अगले सेक्शन में हम इसका जो मैथमेटिकल प्रूफ है उसके ऊपर, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ऑपरेटर लिया, कोई भी ऑपरेटर ले सकते हैं आप, एक्स वाई जेड कुछ भी ऑपरेटर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक ऑपरेटर लिया ए, इसकी हमने ली यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू को कैसे लिखते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं साई, और ये ए ऑपरेटर साई। ठीक है, अब हमें क्या करना, अगर हम इसको बीएससी में लिखने की बात करें तो बीएससी में हम ऐसे कैसे लिखते थे, इंटीग्रेशन साई स्टार ए साई स्टार और डी टाउ, इस टाइप से हम वहाँ पे लिखते थे, पर हम इसको ऑपरेटर मेथड से सोल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये जो हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ली है इसका हम टाइम डेरिवेटिव कर देते हैं। तो टाइम डेरिवेटिव लिख देते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है,
अब टाइम के साथ इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा डी बाई डी टी और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए, ये हमने यहाँ पे लिख दी। अब इसका टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा डी ओवर डी टी और आगे की जो टर्म है वो हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दी साई ए कैप साई, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव अंदर कर देंगे, पहले साई के साथ फिर ए के साथ और फिर साई के साथ, तो ये क्या आ जाएगा इक्वल में वाली टर्म एज इट इज रखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये करली बाय सॉरी डी बाय डी साई बाय डी टी, और यहाँ पे ए को लिखेंगे तो ए ऐसे का ऐसे और ये साई यहाँ पे ऐसे के ऐसे। अब ए के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस साई यहाँ पे एज इट इज, ए के साथ करेंगे तो करली ए ऑपरेटर बाय करली टी। ठीक है, यहाँ पे डी भी लिख सकते हैं और साई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और साई एज इट इज प्लस अब ये रहता है इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा साई ए ऑपरेटर और इसके साथ करेंगे तो करली साई बाय करली टी, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोशिश करते हैं ये करली साई बाय करली टी, एक बार ये ब्रा की फॉर्म में है एक बार ये कैट की फॉर्म में है, इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसका यूज करेंगे। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ये होती है अपने पास एच साई इक्वल टू आयटा एच कट करली साई बाय करली टी। ठीक है, अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, करली साई बाय करली टी की, तो आयटा एच कट को उठा के उस तरफ लेके चले जाएंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा करली साई बाय करली टी और ये इक्वल में एच साई डिवाइड बाय आयटा एच कट, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी कैट की फॉर्म में चाहिए और ब्रा की फॉर्म में वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं इसको कैट की फॉर्म में लिखूँ तो किस टाइप से लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा कैट की फॉर्म में करली साई बाय करली टी और ये इसको हमने कैट की फॉर्म में लिख दिया, एच बाहर आयटा एच कट भी बाहर और इसको साई को हमने यहाँ पे कैट की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर ए। ठीक, अब इसी को अगर मैं ब्रा की फॉर्म में लेके आना चाहूँ तो हम क्या कर देंगे, बोथ साइड डैगर कर देंगे। बोथ साइड डैगर करेंगे तो जो कैट है वो किस में चेंज हो जाएगी, ब्रा में चेंज हो जाएगी। तो डैगर करने के बाद क्या आ जाएगा करली साई बाय करली टी और ये हमने इसको ब्रा में चेंज कर दिया और ये आएगा साई एच बाय आयटा एच कट और ये माइनस में आएगा। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर बी। अब करना ये है जो इक्वेशन ए और बी है इसको हम कहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट कर देंगे और पुट करने के बाद अपने पास क्या आता है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, और कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, ए और बी की और बी। ठीक है, और ठीक है, तो पुट करने के बाद क्या आता है ये भी देख लेते हैं। तो कौन सी है इक्वेशन नंबर 1, तो ये वैल्यू है अपने पास करली साई बाय करली टी की, करली साई बाय करली टी की वैल्यू ये रही अपने पास, ये वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे और दूसरा ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं पुट करने के बाद क्या आता है, ये आ जाएगा डी ओवर डी टी और ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी इक्वल टू साई। ठीक है, और एच कट ए ऑपरेटर डिवाइड बाय आयटा एच कट और ये भी किस में माइनस में और साई यहाँ पे लिख दिया प्लस आगे क्या है अपने पास करली ए बाय करली टी, इसको लिख दिया और अगली जो वैल्यू पुट करेंगे वो क्या आ जाएगी साई ए ऑपरेटर एच और डिवाइड बाय आयटा एच कट। ठीक है, और साथ में साई आ जाएगा यहाँ पे इस टाइप से। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अपने पास ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो लास्ट वाली जो टर्म है इसमें 1 बाय आयटा एच कट बाहर आ रहा है तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं और जो बाकी की जो टर्म है उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास आयटा एच कट हमने बाहर लिख लिया, 1 बाय आयटा एच कट क्या बच जाएगा यहाँ से, ये टर्म पहले लिख रहे हैं प्लस वाली टर्म, तो ये आ जाएगा साई और ये है ए ऑपरेटर और एच। ठीक है, और साई साथ में एज इट इज माइनस ये वाली टर्म, ये माइनस यहाँ पे था तो माइनस हम बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा साई एच ए और साई। ठीक है, और ये वाली जो टर्म है ये वाली टर्म यहाँ पे प्लस में हम एज इट इज रखते हैं करली ए बाय करली टी और ये हमने यहाँ पे एज इट इज रखा। ठीक है, अब इसको आगे और सोल्व करें तो हम ये वाली जो टर्म है इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय आयटा एच कट, तो हमने यहाँ पे एज इट इज रखा और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं साई ए ऑपरेटर एच माइनस एच ए ऑपरेटर लिख सकते हैं और यहाँ पे साई। ठीक है, प्लस में ये वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज ए बाय टी।
अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है अपने पास, ये जो ए एच माइनस एच ए, ये क्या हो रहा है, ए बी माइनस बी ए, ऐसा ही कुछ बन रहा है, ए बी माइनस बी ए हो रहा है, तो हम इसका कम्यूटेशन रिलेशन लिख सकते हैं किसका, ए ऑपरेटर का और एच ऑपरेटर का। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो वैल्यू है इसको हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे ए और एच लिख देंगे, बाकी की सारी टर्म हम एज इट इज रखेंगे। तो अपने पास क्या था, यहाँ पे बाहर था अपने पास, यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये था 1/आयटा एच कट था अपने पास, और इनटू में क्या है, ये है साई, और इसको हमने लिखा ए, और दूसरा जो था एच, ठीक है, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और साथ में साई, और आगे क्या है अपने पास, करली ए बाय करली टी। ठीक है, अब ये वाला रिजल्ट आता है। अब ये रिजल्ट किसके इक्वल था, ये रिजल्ट था अपने पास करली या फिर डी ओवर डी टी, ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इक्वल टू क्या आया, 1/आयटा एच कट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए एच को हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए एंड एच। ठीक है, इस टाइप से लिख दिया, और प्लस में ये वाली टर्म एज इट इज करली ए के ऊपर ऑपरेटर आएगा, ठीक, और डिवाइड बाय करली टी। ठीक है, इस टाइप से। अब ये अपने पास जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट होता है अपने पास जो अर्नफेस्ट थ्योरम होती है वो। ठीक है, अर्नफेस्ट थ्योरम ये होती है। अब इस थ्योरम की हेल्प से हम जो क्लासिकल रिजल्ट होते हैं उन क्लासिकल रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और जो क्लासिकल रिजल्ट है वो हम करेंगे इसके अगले पार्ट के अंदर।